अरे मीना, बता दे अगर तुझे जाना है तो, ठीक है, तेरी तैयारी करवा दूंगी। नहीं जाना तो वो भी बता दे। दीदी मुझे जाना तो है, लेकिन पिताजी अगर ना माने तो। मेरा बहुत मन कर रहा है मामा जी के घर जाने का, बड़ा मन है मामा जी की लड़कियों से मिलने का। कोई बात नहीं, तुम वो सब मेरे पे छोड़ दो। मीना की बहन मीना से बहुत प्यार करती थी। बात दरअसल ऐसी थी, मीना की माँ को उसके मामा के घर जाना था, लेकिन मीना बहुत डरती थी अपने पिताजी से। उनकी लाल आंखें जो गुस्से में बड़ी ही भयानक लगती थी। वैसे तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके चेहरे से एक रौबदार गुस्सा भी झलकता था। मीना की बहन शादीशुदा थी, जो अपने मायके आई हुई थी। बात ऐसी थी कि मीना की माँ और उनकी पड़ोस में से 4-5 औरतें जो कि किसी शादी के फंक्शन में जा रही थी। मीना के मामा जी यूपी में रहते थे, सहारनपुर ज़िले में। वैसे तो मीना को यूपी से बहुत डर लगता था, लेकिन अब की बार मीना को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा था। एक तो ताई चाची भाभी पड़ोस से यूपी जा रही थी, और फिर मीना को अपनी माँ का साथ बड़ा ही प्यारा लगता था। बस पिताजी की हाँ बाकी थी, जो उसकी बड़ी बहन ने करवा दी थी। अब दिल में खुशी, मन में उमंग। मीना अपने मामा के यहाँ जाने की तैयारियां करने लगी। बहुत खुश थी मीना, और फिर वह अपनी और अपनी मम्मी की पैकिंग करना शुरू कर दी। अगले दिन यूपी की तरफ चल दिए सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ। एक ताऊ जी जो शायद 70 साल के होंगे, 2 भाभियों और 2 चाची, कुल मिलाकर 7 जन बस जा रही है। उसमें बैठे सभी खुश थे। और फिर बस आकर सहारनपुर रुकी। वहाँ थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था, जिस तरह से मैंने कहानी का नाम भी रखा है, भयानक काली रात। सभी औरतें घबराने लगी। यह तो अंधेरा हो चला, और अभी तक कोई बस नहीं मिली। धीरे धीरे अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। सभी की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी एक कम उम्र का लड़का 14 साल का घोड़ा गाड़ी लेकर आया, लेकिन वहाँ पे मीना को जाना था, वहाँ बस नहीं जाती थी। या तो घोड़ा गाड़ी था या फिर छोटी छोटी ऑटो रिक्शा चलती थी। तो ताऊ जी ने पूछा और कहा कि हम घोड़ा गाड़ी में बैठेंगे, क्योंकि शायद अब ऑटो रिक्शा ना मिले। और वह सब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। सभी ने एक चैन की सांस ली कि चलो कुछ तो मिला, थोड़ी देर से पहुंचेंगे, लेकिन सुरक्षित तो पहुंच जाएंगे। लेकिन सब अंदर से बहुत घबरा रहे थे। एक दूसरे के चेहरे पर बेचैनी बहुत साफ दिख रही थी। धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ घोड़ा गाड़ी चलने लगी। घोड़ा गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए आगे दौड़ती जा रही थी, सुनसान रास्ते पर। जैसे जैसे घोड़ा चलता जा रहा था, घोड़े की पैरों की आवाज़ उतनी ही भयानक लग रही थी। टक 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 टक, और सबकी धड़कन धक 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 धक, जैसे सबका कलेजा फट जाएगा। यूपी का हाल 20 साल या फिर 25 साल पहले कुछ ठीक नहीं था। रास्ते बिल्कुल बेकार, सड़क पर गड्ढे जगह जगह पर। सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ आम का बाग और दूसरी तरफ गन्ने का खेत। बिल्कुल सुनसान रास्ता, और अकेला बच्चा 15 साल का, बस घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी। पहले तो सब सहम गए, लेकिन फिर दूसरी आवाज़ आई, अबे रुकता क्यों नहीं, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हम रोकने के लिए कह रहे हैं और तू है कि सरपट दौड़े जा रहा है। तभी बेचारे बच्चे ने घोड़े को आराम से रोका। तभी 3 आदमी, जो देखने में एकदम से ठीक ठाक नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा, हमें भी अगले गांव में उतरना है। उन्होंने एक सरसरी सी नज़र मीना और उन सब औरतों पर डाली, जो बेचारी सहमी डरी सी बैठी थी, और कहा, तेरी गाड़ी में जगह है ना, हमें भी बैठना है। और कहकर बैठने लगे। कुछ तो सुनसान रास्ते का डर, और कुछ 3 आदमी, मीना और उनकी चाची,
भाभीयों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनका सांस भी अटक अटक कर आ रहा था। और अकेले ताऊ जी जो बेचारे बस नाम के थे। तभी उन्होंने इशारा किया कि चलो अब चलाओ अपना घोड़ा गाड़ी। और फिर से घोड़ा बेचारा गाड़ी को खींचने लगा। चलते चलते कुछ कदम आगे गए, तभी अचानक से धम की आवाज़ आई और एक और कुछ नीचे गिर गया। अब औरतें सारी डरी और सहमी बैठी थी कि आज कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। तभी उन 3 आदमियों में से एक ने कहा कि देखो शायद तुम्हारा बैग नीचे गिर गया है। अबे रुक गाड़ी वाले, उनका सामान नीचे गिर गया। गाड़ी रुक गई, लेकिन तभी मीना की माँ बोली, अब क्या होगा, गाड़ी क्यों रोक गई? क्योंकि उनका कोई ध्यान नहीं था कि उनका बैग नीचे गिर चुका है। गाड़ी इसलिए रोक दी गई है कि एक ने कहा, जाओ आप अपना बैग उठाकर ले आओ जल्दी। बढ़ती जा रही है और रात भी गहराती जा रही है, लेकिन बैग उठाएगी कौन? किसमें इतना हिम्मत? एक तो डर के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से ये बैग को भी अभी ही गिरना था। सबकी तरफ देखकर एक आदमी ने कहा, कोई नहीं आप बैठो, मैं बैग ला कर देता हूँ। और जैसे ही उसने बैग को उठाने के लिए हाथ किया, एक रोशनी सी हुई और एक साया सा उभरा। वो जल्दी ही बैग को उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़कर बैठ गया और जल्दी जल्दी गाड़ी भगाने को कहा। क्या था वो साया? क्यों वो डर गया? अभी तक आपने देखा कि मीना अपने मामा जी के गांव जा रही है, जो सहारनपुर ज़िले में है। मीना का सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, जिससे वह बहुत परेशान, डरी और सहमी है। एक तो रात भयानक, रात ऊपर से औरतों का साथ, और घोड़ा गाड़ी में 3 आदमी अजनबी। कोई नहीं जानता कि आगे रास्ते में क्या होने वाला है। और वह औरतें एक दूसरे से खुसर फुसर करके सलाह करती है कि जो हमने गहने डाले हैं, गले में चेन है, कानों में बालियाँ, अंगूठियाँ या थोड़ा बहुत कुछ भी, उनको निकाल कर हम अपने पर्स में रख ले, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जो पास में बैठे हैं वह या तो चोर उचक्के हो सकते हैं या फिर साथ देने वाले भी हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आगे रास्ते में। इसी भय से वह अपने गहने निकालने लगे चुपके चुपके। और वो जो 3 आदमी बैठे हैं, उनमें से एक आदमी जिसने बैग लाकर दिया, वह बहुत घबराया हुआ है। वह यही सोच रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर वह साया कौन है, किसका है। उसने अपने 2 साथियों को भी बताया इस बारे में और कहा कि लगता है हमारा पीछा किया जा रहा है, हमारे साथ औरतें भी हैं, हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले ही गांव वह भी जा रही है और हम भी तो जा रहे हैं। या तो वह उस गांव की बेटी है या कुछ रिश्तेदारी में जा रहे हैं। हमें उनसे पता करना होगा ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो। एक ने कहा, भाई अगर उस साये ने हमारा पीछा करना शुरू ही कर दिया है तो फिर हम बच नहीं सकते, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि इनके साथ कोई जवान आदमी भी नहीं है, कोई रास्ते में भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम बच सके या किसी की सहायता ले सके। एक ने तांगे वाले से कहा, तू जल्दी जल्दी अपने तांगों को भगा और तेज स्पीड से दौड़ा, घोड़े को डंडे से मार या भी, लेकिन स्पीड थोड़ी तेज कर दे, हम शायद थोड़ी देर में अपने गांव में पहुंच ही जाएंगे। घोड़े वाले भैये ने अपने घोड़े को चाबुक मारना शुरू कर दिया। इधर रात गहराई होती जा रही थी। एक तरफ से गन्ने के खेत से सर सर की आवाज़ आ रही थी, तो एक तरफ जो आम के बाग थे उनके पत्तों से सर सर की आवाज़ आ रही थी। इस रात में हम चांद का जिक्र करना ही भूल गए। एक ने तांगे वाले से कहा, तो जल्दी जल्दी तांगे भगा, क्योंकि वह इतनी काली थी उस मान बेचारे का पता ही नहीं था कि वह निकल भी रहा है अपनी चांदनी के साथ या बस एक दिए की तरह टिमटिमा ही रहा है, जिसका प्रकाश इतना डरावना था कि जैसे अंधेरी रात में
या चांद भी हम सबको घूर रहा हो, किसी बड़ी अजनबी या फिर बड़ी अनहोनी के साथ। थोड़ा आगे चलते चलते इतने में ही पीछे से एक रौबदार और बड़े गुस्से से भरी आवाज़ आई। अबे रुक, ओए रामू, तुझसे ही बोल रहा हूँ, रुक जा। अब यह रामू कौन है? शायद वह किसी रामू को आवाज़ दे रहा था जो उनके साथ है। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे करके रुक गया। ओहो, तो घोड़ा गाड़ी के मालिक का नाम रामू था और वह साया जो पीछे पीछे चल रहा था वह इसको जानता था। जब वह पास आया तो देखा वह कोई भूत प्रेत चुड़ैल या फिर जिन में से कुछ भी नहीं था। वह तो एक मोटरसाइकिल सवार आदमी था जो ना तो हॉर्न की आवाज़ दे रहा था और ना ही उसने कोई अपनी मोटरसाइकिल की रखी थी। वह तीनों आदमी डर गए क्योंकि वह जानते थे कि इस रास्ते में डकैती, चोरी, लूटपाट, खून खराबा सब होता है और ऐसी रात में कुछ ज़्यादा ही हादसे बढ़ जाते हैं। तो घोड़ा गाड़ी रुक गई और मोटरसाइकिल सवार आदमी धीरे धीरे आगे की तरफ हो लिया। उसने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है क्या? माचिस के बहाने उसने सरसरी सी नज़र बैठे यात्रीगण पर डाली। कहा, रामू तू पागल है क्या? औरतों के साथ इतनी रात में भी कोई चलाता है भला गाड़ी को? तुझ में अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? औरतों को लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे पता है ना इस रास्ते में 6 बजे के बाद कोई नहीं गुजरता। और तूने हिम्मत कैसे कर ली रे? औरतों के साथ वो भी 9 बजे अपनी घोड़ा गाड़ी को लिए जा रहा है। तू पागल हो गया है क्या रामू? रामू ने डर कर कहा, नहीं साहब, यह अकेली थी और यह बाबा उनके साथ है। बस मैंने तो इन पर तरस खाया। मैं तो अपनी बुआ के घर सहारनपुर में ही रुक जाता, लेकिन तभी मैंने देखा कि औरतें अकेली हैं और इनके साथ कोई है भी नहीं। बस इन्होंने बड़ी मिन्नतें की, हमें अगले ही गांव जाना है और वह मेरा भी तो गांव है, आप तो जानते ही हैं काका। बस मैंने यही सोचा यह बाबा है जिनकी उम्र आप देख ही रहे हो। मोटरसाइकिल वाले ने कहा, यह 3 कौन है? बस साहब, यह भी हमारे यात्रीगण ही हैं। इन्होंने कहा तो मैंने बैठा लिया इनको भी। सोचा 2 पैसे बन जाएंगे गरीब के, यह भी मेरे गांव ही जा रहे हैं। अच्छा कहकर उसने बीड़ी जलाई, 2 घूंट मारे और बीड़ी को वहीं झाड़ कर फेंक दिया और दूर फेंक दिया। उन तीनों आदमियों को खुसुर फुसुर करके कहा कि यह रामू आज हमें मरवाएगा। यह जानता है इसको जो इसने बीड़ी फेंकी है, या तो अपने साथियों को पीछे इशारा कर रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है। मोटरसाइकिल सवार आदमी ने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से निकल ले क्योंकि औरतों का मामला है और यह पास के गांव में ही जा रही है, तो ये सब तुम्हारी इज्जत है। रामू आज तू भी बच गया और तेरी इज्जत भी बच गई क्योंकि आज तेरे साथ कुछ भी हादसा नहीं होगा। जा जल्दी से निकल ले अब यहाँ से। अचानक ये क्या हुआ जो उस चोर के मन में दया भाव जा बैठे सभी यात्रियों को अचंभा सा हुआ कि यह कैसे हो गया। शायद हमारे साथ आगे रास्ते में कुछ दुर्घटना होने वाली है। उनको बहुत डर लग रहा था और यह आशंका भी थी कि शायद अनहोनी तो जरूर होगी। उन तीनों में से एक ने पूछा रामू से, रामू तू जानता था क्या इसको? हाँ साहब, मैं जानता हूँ इसको। तो ऐसा कैसे हो गया? इसने कुछ कहा नहीं या फिर कुछ और बात है? इसका कुछ और मकसद था? हमें लूटने का क्यों छोड़कर चला गया ये? हम सभी का यही जानने का बहुत मन था कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। साहब, कुछ दिन पहले की बात है। यह मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनका सामने से आती हुई कार से एक्सीडेंट हो गया। इनकी मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो गई, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। इनको भी काफ़ी चोट लगी। तब पता नहीं मेरे हृदय में कुछ टीस उभरी और यह तड़प रहा था। मैंने अपने 1-2 आदमी की मदद लेकर अपने टांगे में इसे बिठाया और एक छोटे से अस्पताल में ले गया जहां इसका इलाज हुआ। माथे पर, बाजू पर, पैर पर काफ़ी चोट लगी थी।
मरहम पट्टी करवा दी इसकी। बस इन बाबू को होश आ गया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरा गांव का नाम पूछा और बहुत सा धन्यवाद देकर बोला, अगर आज तू ना होता तो शायद मेरी जान नहीं बचती। तेरा एहसान मैं शायद कभी न चुका पाऊँ, लेकिन एहसान फरामोशी कभी नहीं करूँगा। मैं तुझे एक मौका ज़रूर दूंगा और साहब, शायद आज वही मौका इसने मुझे दिया है। मेरी ही जान नहीं बख्शी, बल्कि मेरे साथ आप सभी की जान बख्श दी, क्योंकि यह कुछ भी कर सकता था। अपनी साथियों को बुलाकर लूटपाट भी कर सकता था। हमारी बुआ बहन जो इसमें बैठे हैं, उनकी इज्जत भी तार तार कर देता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान जी ने मेरी करनी का फल शायद आज इस तरह दिया। रामू ने यह कहानी उन सभी को बताया। वाह भाई रामू, मान गए तुझे। तू दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन काम तूने बहुत बड़ा किया। तूने उस पर एहसान तो किया ही है, लेकिन आज हम सभी पर भी एहसान बहुत बड़ा किया। तूने हम सबकी जान और इज्जत बचाई। और इसी तरह बात करते करते अगला गांव, जिसका नाम अमेठा, वह आ गया। सभी की जान में जान आई। सबने खुलकर सांस लिया। रामू ने कहा, चलो बुआ जी, आपका घर आ गया। लेकिन इन सब में मीना की जान अटकी हुई थी। एक तो डरी हुई मीना, सर्द रात में ठंडी हुई जा रही थी, ऊपर से रास्ते में यह सब। मीना का अपने मामा जी के घर जाने का जैसे चाव ही खत्म हो गया। मीना ने अपनी माँ से पूछा, क्या हम सचमुच में मामा जी के घर आ गए? हाँ, हम आ गए। आज रात हम यहीं ठहरेंगे और कल सुबह हम तेरे मामा के घर जाएंगे। अब देखा आंखों को खोलकर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मीना को ऐसा लग रहा था कि मैंने आज सबसे भारी गलती की, जो मैं अपनी माँ के साथ यहाँ आई। इतनी ठंडी की रात और यहाँ लाइट भी नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी ने दिया और मोमबत्ती जलाई, थोड़ा सा प्रकाश किया और उन्हें घर के लिए ले गए। कैसे कटी मीना की घनी काली अंधियारे से भरी रात, यह जानने के लिए आप मेरी कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए। अब मीना अपने मामा जी के घर अपनी मम्मी, ताऊ जी, भाभीयों के साथ पहुंच गई। वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा था। अच्छे पकवान बने थे, गाना बजाना चल रहा था, लेकिन मीना को सारे रंग फीके नज़र आ रहे थे, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। रह रहकर बस वह रास्ता और रास्ते की साई साई की आवाज़, जैसे कानों में वही सब गूंज रहा था। जैसे तैसे करके उसने कुछ खाना खाया और कुछ छोड़ दिया। वहाँ कुछ लड़कियाँ मिली जो बहुत प्यार कर रही थी। उन्होंने कहा, चल मीना, आज हमारे साथ सो जाना। लेकिन मीना ने तो अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ था और आंखों के इशारे ही इशारों में अपनी मम्मी को उनको मना करने को कह दिया। उसकी मम्मी भी भांफ गई कि मीना बहुत डरी हुई है, अंदर से और बाहर से भी। साफ नज़र आ रहा था उसके चेहरे से। माँ ने जैसे तैसे करके लड़कियों को मना कर दिया कि मीना थक गई है, वह मेरे पास ही सो जाएगी। लड़कियां अपना सा मुंह लेकर चली गई। रात के लगभग 10:15 बजे के करीब सभी सो गए थे, तो मीना भी अपनी माँ के साथ लिपट कर लेट गई। लेकिन मीना की आंखों से नींद बहुत दूर थी। कोसों दूर मीना को रह रह कर वही सब याद आ रहा था और उसके अंदर डर भी पैदा हो रहा था। काश मैं यहाँ ना आती, या फिर मैं यहाँ आई ही क्यों? सोच सोच कर परेशान हो रही थी। सुबह के 4 बजे मंदिर से एक प्यारे से भजन की आवाज़ आई तो मीना की कुछ आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो गई। सुबह के 6 बजे सभी जाग चुके थे, लेकिन मीना बड़े सुकून से सो रही थी। उसकी मम्मा ने भी उसे नहीं जगाना ठीक समझा कि सारी रात तो मीना सोई नहीं, अब जाकर आंख लगी है, थोड़ी देर सो जाने दे। सब नहा धोकर तैयार हो गए। कुछ फंक्शन भी था, नाच गाना भी था। तभी आकर मीना की उन सहेलियों ने जगाया, रात तो तुम हमारे साथ सोई नहीं,
अब क्या जागकर हमें हमारे साथ नाचेगी गाएगी नहीं? मीना हड़बड़ा कर उठी और उसने जोर से अपनी माँ को आवाज़ दी, क्योंकि मीना के अंदर अभी भी डर था। मीना की माँ भाग कर आई और अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लिया और समझाने लगी कि तू पागल हो गई है क्या? देख तो ले, सब जागे पड़े हैं, नाच गाना हो रहा है, अच्छे पकवान भी बन रहे हैं। चल तू भी नहा धोकर तैयार हो जा और कुछ मनोरंजन कर, अपना भी और इन लड़कियों का भी, जो तुझे बड़े प्यार से देख रही है। फिर हमें तेरे मामा जी के दूसरे घर भी जाना है। मीना अवाक सी रह कर के अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, अब कहाँ जाना है मम्मी? भगवान के लिए मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मीना की मम्मा ने बड़े प्यार से समझाया, देख हम अगर दूसरे मामा के यहाँ नहीं गए तो वह हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सुबह के 9:15 बजे के करीब वह माँ बेटी तैयार होकर दूसरे मामा के यहाँ चलने लगी, क्योंकि तब ना कोई रिक्शा ना ऑटो, ऐसा कोई भी साधन नहीं था। खेतों की पगडंडियों से ही गुजरकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ सा था, लेकिन दिन के उजाले में भी मीना को वही रात, वही घबराहट और वही डर सता रहा था। उसने अपनी मम्मी का हाथ बड़े कसकर पकड़ रखा था। तभी आगे से एक ट्रैक्टर आया और कहा कि चलो आओ, इस पर बैठ जाओ। मीना अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी मम्मी जानती थी कि वह हमारे ही गांव का है, बल्कि उन्हीं के पड़ोस का है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तब वह अपने दूसरे मामा जी के घर जा पहुंची। वहाँ उनका बड़े प्यार से स्वागत हुआ, खाना पीना हुआ। दिन कैसे निकल गया जैसे कुछ पता ही ना चला हो। और लेकिन मीना को वही डर के दोबारा फिर रात आ रही है। जैसे रात आने पर मीना घबरा सी गई कि आज फिर वही काली और घनी अंधियारी रात है। मीना के मामा मामी, बहन भाई सब एक ही कमरे में बैठे थे, बड़े प्यार से सभी बातें कर रहे थे। तभी दूर से जैसे रोने की आवाज़ आई और मीना घबरा करके उनके बीच में बैठ गई कि मामा यह क्या है, यह कौन रो रहा है? क्योंकि मीना ने ऐसी डरावनी और भयानक आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। सभी मीना के मामा और बहनें ज़ोर से हंसने लगे। अरे तुम ऐसे डर क्यों रही हो? तुझे नहीं पता यह आवाज़ कैसी है और किसकी है? मीना की मम्मी ने कहा, नहीं इसे नहीं पता, क्योंकि इसने यह सब आवाज़ कभी नहीं सुना। तब मीना के मामा जी ने बताया कि बेटा घबरा मत, यह तो गीदड़ की आवाज़ है और यहाँ के खेतों में रात को गीदड़ बोलते हैं। लेकिन कुछ गीदड़ों के बीच चोर भी उनकी मिली जुली आवाज़ निकालते हैं कि सबको भ्रम हो कि यह गीदड़ है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले नज़र आए हैं। चोर भी होते हैं। चोरी करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ये झुंड में कोई शक भी नहीं करेगा। मीना कुछ तो पहले से ही डरी हुई थी और सहमी थी। कुछ यह सब सुनकर ज़ोर से रो पड़ी और बोली, यह सब क्या है? पहले कम डर था, जो अब यह सब हो गया। ऊपर से अब ये गिद्दड़ कहाँ से आ गए? गिद्दड़ तो आए ही, लेकिन ये चोर बीच में कहाँ से आ गए? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये सब मेरे साथ ही होना था। बेचारी मीना 2-4 दिन अपने मामा के यहाँ रही तो बस नाम की डर डर करके रही। कहाँ उन्हें 1 हफ्ते में आना था। मीना ने अपनी मम्मी को 4-5 दिन में ही बोल दिया कि मम्मी जल्दी यहाँ से चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना और ना ही मेरा दिल लगा है और ना मुझे यहाँ रहना है। मीना की माँ ने और सब ने वहाँ से अपना सामान पैक किया और हरियाणा की तरफ कूच दिया। मीना ने एक राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, चलो कुछ अनहोनी नहीं हुई। और अपने घर आकर अपनी बहन से लिपट कर खूब रोई कि बहन, अब मैं कभी मामा जी के यहाँ नहीं जाऊँगी, यूपी का तो नाम भी नहीं लूँगी। नहीं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो कि
या 4-5 दिन कैसे कटे मेरे। मीना की बहन ने बड़े चाव से मीना को भेज तो दिया था, लेकिन उसे ये सभी का अंदाज़ा नहीं था। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर बेचारी खुद दुखी हो गई और कहा, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे बड़े संकट तो जीवन में आते ही रहते हैं। ऐसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना हौसला रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही कहानियाँ, आप बीती कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसी कहानियाँ आगे भी सुनते रहें। और मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली को कंप्लीट करना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे 1K सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनोगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ या फिर हॉरर स्टोरीज़ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। और ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं थी, ये कहानी बिल्कुल हकीकत और आप बीती कहानी थी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।